हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिया गया था कि आईपीएल सीरीज का स्टार्ट होने वाला है 11th का। उसमें क्या है दोस्तों कि 11th की फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें अब आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है इस सीरीज में कि यूनिट एंड डायमेंशंस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होता है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सबसे अच्छे लेवल तक चलेंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। कुछ जेई का भी क्वेश्चन कराया जाएगा जो उसमें पूछा गया प्रीवियस ईयर में। और आपको डीबीपी और टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में कि यूनिट एंड डायमेंशंस होता क्या है। तो पहले के जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज को नापने और मापने के लिए किसी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी वस्तु को हम अगर हम इसी स्केल ये स्केल है जो इसको मापना होगा तो हमको क्या है, एक टेप की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी मोटाई को नापने के लिए एक उसको हर एक चीज मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हमको दूध नापना है तो दूध के लीटर की आवश्यकता पड़ेगी और हमको किसी वस्तु को ऐसे ठोस वस्तु को नापना हो तो हम किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी वस्तु को माप सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे। पहले पहले के लोग क्या थे, जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था, जब इसका खोज नहीं हुआ था, किस प्रकार से मापते हैं क्या करते हैं इसका कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में एक रिचर्ड फेनमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, रिचर्ड फेनमैन। आइए हम देखते हैं रिचर्ड रिचर्ड फेनमैन जो पहला टॉपिक है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह बताया कि ये यूनिट होती क्या है। ठीक है, तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई आप है और आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, आपके घर वाले कोई भी, आपकी मम्मी है, आपके कोई भी है, जो आप बैठकर मैच देख रहे हैं। आप लोग ठीक है मैच देख रहे हैं, मैच चल रहा है टीवी पे। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें कोई प्लेयर, दो प्लेयर खेलते हैं। क्या होगा कि एक को आपको सब कुछ पता है कि किस प्रकार से खेल रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें सब कुछ पता है। लेकिन जो आपके पास में बैठे हुए हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर जब प्लेयर खेलना स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे क्या होगा कि उनको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये क्रिकेट खेला जाता है। या फिर कोई भी मान लीजिए चेस ही खेलना हो, लूडो ही खेलना हो, कोई भी गेम खेलना हो, तो सबसे पहले किसी को पता नहीं रहता है। जब देखता है कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको पता चल जाता है। उसी प्रकार से जब वो पता चलेगा, जैसे जब उसको पता चलेगा कि जब देखेगा उसको कि इसमें नियम क्या क्या है, तब उसको पता, तब वो क्या होगा, एक फिजिकल वर्ड का फिजिकली जब वो देखेगा तब एक लॉ यानी रूल्स का निर्माण होगा। जब वो पूरी वस्तु जब आप देखते हैं उसके बाद ही तो पता चलता है कि उसमें क्या क्या नियम है। तो इसी प्रकार से यूनिट भी है। ठीक है, तो यूनिट को फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इसमें फिजिकली रूप से कि इसमें कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले उसका वो देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज, that quantities which can be measured by which can be measured by a an instrument and
which can describe, which can ये instrument that quantities which can be measured by an instrument, मेजर में एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी हो सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, और एक which can be described now, which can be describe the law of the physical world, ठीक है, describe the law of physical world, ठीक है। इसमें देखिए that quantities which can be measured by an instrument, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये डिस्क्राइब की जाती है। ये जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, कोई इंस्ट्रूमेंट रहे तब वो डिस्क्राइब की जाएगी। और व्हेन विच कैन बी, जिसे डिस्क्राइब कर सकते हैं द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल एक नियम के अनुसार उस फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्या क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन म्यू होता है, ठीक है। एन म्यू लेते हैं तो एन म्यू में ये जो एन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और म्यू जो है ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। क्या था, पी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन म्यू, ठीक है। एन म्यू था, तो एन क्या था यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये क्या था, यूनिट। जब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स आप एक दूसरे के पास में बैठे हुए, ठीक है, तो एक क्या कभी कभी होता है कि वेट को लेकर, किसी वेट को लेकर या एज को लेकर कि आप हमसे 1-2 गुना बड़े हैं, आप हमसे 3 गुना बड़े हैं, आपका वेट हमसे इतना गुना ज़्यादा है, तो ये होता है। मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन यहाँ बैठे हुए, ठीक है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि ये बी कहता है ए से, बी कहता है ए से कि आप हमसे 2 गुना बड़े हो, आप हमसे कितने बड़े हो, 2 गुना बड़े हो। ये बी है, ये 2a मतलब 2b हो जाएगा, ठीक है, ये 2b, ये इसके बराबर हो, ठीक है, 2 यहाँ पर a इक्वल टू 2b, ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ a इक्वल 2b है, ये फिजिकल क्वांटिटी a हो गई, ये a हो गई क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और 2b है यहाँ इक्वल टू, ये 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और म्यू क्या हो गई, यहाँ पे जो म्यू है ये b का मान है इनटू म्यू यानी b, ये हो गई है म्यू। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको। ये फिजिकल क्वांटिटीज में दो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा दिए आपको कि 2 पर्सन आपस में बैठे हुए हैं और एक है, तो मतलब होता है ना कि वो इससे 2 गुना बड़ा है, इसका वेट इससे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो वो जो गुना है, जितना गुना होता है वो उसका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और ये जो उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, उसका यूनिट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, उसका टाइप पढ़ना, ठीक। यहाँ क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, तो देयर आर
there are mainly three types of physical quantities. ठीक है, देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट क्वांटिटीज क्या होती है? फर्स्ट क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना. फंडामेंटल फिजिकल, ठीक है. और सेकेंड क्या होता है? सेकेंड जो होती है, सेकेंड सेकेंड डिराइव डेरिवेट DERI डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. और थर्ड होती है सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ये आपकी तीन प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. ठीक है, ये आपकी थ्री प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. इसमें हम इसको पता लगा सकते हैं कि हम सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ठीक है, यहाँ तो आपको समझ आएगा, ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए. और उसके बाद समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज का पहला कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. ठीक, उसके बाद नाउ कैन गो फॉरवर्ड एंड वी सी दैट व्हाट इज फिजिकल, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में. ये पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? दैट क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बेस क्वांटिटीज. ठीक है, फंडामेंटल दैट क्वांटिटीज लिख देते हैं. दैट क्वांटिटीज व्हिच कैन मेजर बेस क्वांटिटीज. ठीक है, ये इसका एक बेस होता है फंडामेंटल. जिस प्रकार से हम एबीसीडी पढ़ते हैं ना, हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी पढ़ते हैं. और क्या करते हैं, अगर हमको हिंदी सीखना है, हिंदी पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं कि क ख ग घ सीखते हैं, ये सब सीखते हैं. और मतलब आई जितना भी है बेसिक चीज हम पढ़ते हैं. ठीक है, उसी प्रकार से यूनिट एंड मेजरमेंट में, यूनिट एंड मेजरमेंट में ये सबसे बेसिक है. ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो सबसे बेसिक है. वो सबसे बेसिक को हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है. ये भी इसके भी प्रकार है. ठीक है, हम इसको जानते हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज. और फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर मेनी, मेनली देयर आर mainly 7 type of fundamental quantities. ठीक है, there are mainly 7 type of the fundamental quantities. fundamental quantities देखते हैं कि और इसका चार्ट बनाते हैं. चार्ट द्वारा हम इसको समझेंगे. ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ तो उसका नेम होगा, उसका सिंबल होगा. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. उसके बाद यही चीज उसके ऊपर लिखते हैं. ठीक है, तो आपको देखिए. चलते हैं आगे, हम इसको हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है. तो यहाँ लिख देते हैं फंडामेंटल, यहाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, यहाँ लिख देते हैं सिंबल. ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, नेम हो गया, सिंबल हो गया. सबसे पहले आता है लेंथ. लेंथ को मीटर में नापते हैं और इसको एम से इंडिकेट करते हैं. ठीक है,
उसके बाद आता है एरिया, ये लेंथ हो गया आपका, ये आपका लेंथ हो गया। उसके बाद मास आता है, लेंथ वगैरह ये नापते हैं। उसके बाद मास आता है, मास को केजी किलोग्राम केजी से इंडिकेट करते हैं। ये लेंथ हो गया, मास हो गया, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, टाइम, ये सब आता है। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम को सेकेंड में, इसको यह से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक को एम्पियर, एम्पियर को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। ठीक है, ये लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, और उसके बाद टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम टेम्परेचर को केल्विन में, इसको हम के से या थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया। अब दो ऊपर ले लें, ऊपर का हो गया हो तो ऊपर का वाला मिटा दें हम। हो गया दोस्तों, ऊपर वाला मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। तो हम छठवां, ल्यूमिनस, एक हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक आता है ये इसमें इलेक्ट्रिक में ही आता है। इसमें क्या होता है, इसको इंडिकेट, इसका नाम होता है कैंडेला, कैंडेला सीडी से इंडिकेट करते हैं इसको। और सातवां आता है, सातवां, इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको कैंडेला सीडी से इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको मोल से इंडिकेट करते हैं। ये आपका 7 टाइप का हो गया आपका, ये फिजिकल, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, ये देयर आर मेनली 7 टाइप ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आप पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेट क्वांटिटी। सेकेंड आता है आपका डेरिवेट क्वांटिटी, ये क्या होती है, आज हम जानते हैं डेरिवेट क्वांटिटीज के बारे में। ओके, ये आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन का है, जल्दी से हम आ जाएंगे उस पर, डायमेंशंस पर, डायमेंशनल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेरिवेट क्वांटिटीज होती है। डेरिवेट फिजिकल क्वांटिटीज होती है। डेरिवेट क्वांटिटीज क्या होती है, दैट क्वांटिटीज which can measured by fundamental quantities, ये और make by fundamental quantities, fundamental quantities or base quantities। ठीक है, that quantities which can be measured by fundamental quantities, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के द्वारा नापी जाती है तथा या फिर ये बेस क्वांटिटी से या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें आता है आपका एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब आता है। ठीक है, इसमें आगे हम इसका एग्जांपल देख लीजिए कि एरिया होता है, इसका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया। देखिए एरिया,
एरिया क्या है, ये एल से इमेज को बनाते हैं, एल का स्क्वायर होता है, और एरिया हो गया, और इसका वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब इससे ही मिलकर बना हुआ है। जब हम किसी चीज का वेलोसिटी निकालते हैं या फिर हम उसका आयतन निकालते हैं, वैल्यूम निकालते हैं, तो ये सब क्या हो गया, ये एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। सब इतना समझ में आ गया। ये है डेरिवेट क्वांटिटीज। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में देखिए, सप्लीमेंट्री थर्ड आता है, फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमारा क्या आता है कि इसका वो लिख लेते हैं ना सबसे पहले, कि ये होती क्या है, दैट, देखिए हम इसका क्या कर रहे हैं कि इसका जो डिफिनीशन है, तीनों का एक ही मर्ज करके बता रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, एक बेस क्वांटिटीज थी, बेस एकदम, और ये डेरिवेट क्वांटिटीज क्या है, उससे भी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी हुई है। और क्या है, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, ये भी फंडामेंटल और डेरिवेट क्वांटिटीज से दोनों से मिलकर ये बनी होती है। आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार में प्रयोग होती है, ठीक है। दैट which can measure fundamental quantities and fundamental quantity and derivate quantity. Quantities, ठीक है। It's called supplementary quantity. ठीक है, इतना समझ आ गया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? इसमें देखिए क्या होता है कि हम एंगल को नापते हैं ना, एंगल को जिस प्रकार से हम नापते हैं, एंगल एक क्या होता है कि एक, ये दो प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। ये सबसे पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन पे बना हुआ है एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल होता है। और सेकंड होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एक प्लेन पे होता है, और सॉलिड एंगल एक सॉलिड पे होता है, सॉलिड एंगल, ठीक है। एक प्लेन एंगल देख लेते हैं। देयर आर, इसको हम लिख देंगे, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है सॉलिड। फर्स्ट इसको लिख लेते हैं प्लेन, प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये प्लेन एंगल एक हो गया, एक सॉलिड एंगल हो गया। प्लेन एंगल में क्या होता है, एकदम प्लेन चीज पर। आइए ऊपर हम देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर देखते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम और आगे चलते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है, सबसे पहला कि पहला प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल के बारे में जानते हैं। प्लेन एंगल वह होता है जिस प्रकार से हम मैथ में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में, कि एक एंगल इस प्रकार से होता है ना, एक इस प्रकार से होता है, ये न्यू हो गया, छोटा को। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, ठीक, यहाँ से ये बना लिया, ये थीटा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए कि कोई आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या है, यहाँ से आर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं और यहाँ से यहाँ लगाकर इस प्रकार से इसको ऐसे करते हैं।
तो हमारा कहाँ कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ आएगा, ठीक है, और इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक, इसको हटा देते हैं। तो ये क्या है, ये थीटा को इंडिकेट करते हैं हम रेडियन से। ये जो वृत्त पर बना कोण जो होता है, एक वृत्त पर, एक प्लेन वृत्त पर, एक इस प्रकार से ये वृत्त होता है, ठीक है, ये वृत्त है, इस पर एक बना कोण, मान लीजिए पॉइंट है और यहाँ से एक यहाँ बन गया कोण, ये थीटा हो गया, यही है इसका एक पार्ट ही है, तो ये थीटा हो गया, इसको हम रेडियन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, रेडियन से इंडिकेट करते हैं इसको हम, ये प्लेन एंगल, ठीक है, इतना समझ में आएगा। रेडियन को देखिए हम क्या करते हैं, ये 360 होगा जब, तो हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है, इसको रेडियन इंडिकेट करते हैं, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद प्लेन एंगल हो गया, अब इसका सॉलिड एंगल को देखते हैं। सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल एक आप देखे होंगे, एक क्यूब नुमा, आप बर्थडे पार्टी में गए होंगे कहीं, बर्थडे पार्टी में एक इस प्रकार की टोपी होती है, एक बर्थडे टोपी होती है, ठीक है, यहाँ पर इसका एक कोड होता है, जिस प्रकार से हम आइए देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक, ये मान लीजिए पूरा गोल है ऐसे, और ये ऐसे है, इस प्रकार से पूरा गोल है, ठीक। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला तो है ही, ये वाला जैसा आप देख पा रहे हैं ये वाला है, और यहाँ इसके बीचों बीच जो एंगल बनेगा ये गोल वाला, ये तो ऐसे पूरा गोल रहेगा, ऐसे पूरा गोल रहेगा, ठीक है, ये पूरा गोल रहेगा, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो गोल में रहेगा, ऐसे गोले में रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। जब कोई जो एंगल होता है, जब किसी कोने में बनता है, कोन में वो 3D एंगल में होता है, वो 3D, इस प्रकार से हम प्लेन पर नहीं इसको इंडिकेट कर सकते हैं, हम इसको 3D में इंडिकेट करेंगे कि इस प्रकार से होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मान लीजिए हम इसको ये ले लेते हैं, एक इस प्रकार से होगा, ठीक है, एक इस प्रकार से, तो हम इसको कह सकते हैं एक 3D में हो गया, ठीक है, एक 3D में इसके बीच बना कोण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन को। स्टेरेडियन एंगल बोलते हैं, ठीक है दोस्त, इतना आपका इसमें स्टेरेडियन कोड, ये तीनों क्वांटिटीज हो गए। तीनों क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद हम स्टेरेडियन को समझ में आ गया, और प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये सब समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अगला आपका टॉपिक आता है, अगला ये आपका टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका अगला टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर, ये इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं सार्थक अंक, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है सार्थक, ये सिग्निफिकेंट फिगर, जिस प्रकार से हम मान लीजिए कोई अंक लिखते हैं, ये इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई हम ये कोई अंक ले लेते हैं, ठीक है, वो पॉइंट में, ठीक है, 2.352 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछेगा हमसे कि ये होता क्या है, तो सिग्निफिकेंट हम कहेंगे कि जो अगर पॉइंट में है तो पॉइंट पे, नहीं तो अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट में भी नहीं है, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 5320 ये इतना ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट भी फिगर भी हम उसका यूज आगे भी करेंगे, अब सब्सट्रैक्शन में करेंगे, एडिशन में करेंगे, डिवीजन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का कि ये जितने भी अंक है 1 2 3 4, हमसे पूछ दिया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कह सकते हैं इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। अगर हम कह दें कि 532.0, तो हम ये क्या कर लेंगे कि 0 हट जाएगा यहाँ से,
और हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिला 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यही सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम सब एडिशन में यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, और डिवीजन में यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ये 3 प्रकार से हम यूज किया जाता है इसको, 4 प्रकार से डिवीजन को लेकर। मेनली हम देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्या होता है, मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट ले लेते हैं 3.253 ये लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 5.232। तो इसको जब ऐड करते हैं तो 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो हम जब इसमें अगर कोई दे दिया कि सपोज दैट टू नंबर, टू वैल्यू इज, अगर दे दिया 3.253 एंड सेकेंड वैल्यू इज 5.232 एंड देन इसको ऐड करेंगे। ठीक है, देन ऐड, इसको ऐड करेंगे जब 8.485 आएगा। तो हम इससे सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछते हैं कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट अगर फिगर पूछ दे तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 4 वैल्यू है, तो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट इसमें फिगर हो गए। एडिशन हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन में देखेंगे सब्ट्रैक्शन, इसको हटा देते हैं, इसी वैल्यू को हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्शन में भी लेंगे। तो हम ये क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, 5.232 जो है 5.232 हो गया, और यहाँ पर 3.253 हो। ठीक है, हम इसको ऐसे अगर करते हैं तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ 12 बचेगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2 तो 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ पर 1। यहाँ पर ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये आपका घटाने के बाद कितना प्राप्त होगा, 1.9 इतना। ये इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी इसी प्रकार देखते हैं, हम 2 वैल्यू को ले लेते हैं, मान लीजिए 2 5 है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2.5 लेते हैं, फिर 2.5 लेते हैं, तो हमारा 2.5 तो 2.5 कितना होता है, 25 इसको कितना होता है, 625 होता है। 625 मतलब 2 स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 6.25, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन में भी इसी प्रकार से होगा। डिवीजन में अगर हमको दे दिया कि 5 में 2 का डिवीजन करना है, तो हम क्या होगा, 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक 2 है। ठीक है, अगर हमारा ये आ गया 2.50 आ गया, तो हम इसमें तब भी कहेंगे 2 ही है, उससे ज्यादा नहीं कहेंगे। अगर हमारा 0 यहाँ पर आ गया, 2.50 यहाँ पर आ गया, तो हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस 0 को नहीं लेंगे। अगर हमारा 0.05 आ गया, तो हम इसको बस सिग्निफिकेंट के रूप में लेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम इसके बारे में इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको दे दिया कि सपोज दैट एक क्यूब दे दिया। ठीक है, एक क्यूब दे दिया, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्यूब हो गया। इसका दे दिया कोई एक भुजा, साइड इज
2.5 है, ठीक है, तो साइड 2.5 दे दिया। अगर इसका कि अगर हमको पूछ दे कि वॉल्यूम इसका क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस क्या होगा, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगी, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पूछ दिया अगर कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस सरफेस एरिया, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम को निकालेंगे जब, इसका वैल्यू क्या होता है, एल क्यूब होता है, जो साइड दिया है साइड को एल से निगेट करते हैं तो एल क्यूब होता है, तो 2.5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो 6.25 आएगा इंटू 2.5 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का सबसे आसान तरीका देख लीजिए दोस्तों, तो हम अगर 6.25 और यहाँ पर 2.5 का, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 1 आएगा, 5 10 5 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 5 2 6 5 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो सुनो यहाँ पे ये लग गया, ठीक है। अगर हम इसी को करना चाहें कि अगर देखिए हम 6 2 5 है और 2 5, अगर हम इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि एकदम शॉर्ट में, अगर आपको ये कैलकुलेशन जल्दी से करना है तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए सबसे आसान तरीका हम इसको सीखेंगे कि सबसे आसानी से किस प्रकार से किया जाएगा। 625 है, ठीक है, और 2 5 है। अब हम देख लेते हैं जिस अंक के लास्ट में 5 रहता है तो सबसे पहले हम 25 का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 25 कंफर्म में आना, और यहाँ पर यहाँ 2 अंक बचा, यहाँ पे 1 अंक बचा, इसको छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 अंक बचा, यहाँ पे 1 अंक बचा, तो 6 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 2 प्लस 1 कर देंगे, 1 कर दीजिए, 6 3 हो जाएगा, 6 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 6 दूना 12, 12 3 15 15 6, ठीक है। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, जिससे कि हम 25 का करते हैं, एक बेसिक ले लीजिए, हम 25 का करते हैं, 25 का अगर 25 में करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया। 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 2 1 3 2 1 3 3 दूना 6 625 आएगा, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक, आपको समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 625 में 25 का मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आएगा 5 2 3 1 आएगा, 10 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 12 5 2 6 5 1 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5, यहाँ पर 3 को 15.625 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ कोई जीरो नहीं है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये 5 है, ठीक है। ये पहला आपका क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज दैट एनी सर्किल, सपोज दैट, दूसरा आएगा, सपोज दैट गिव एनी सर्किल which radius is 1.5, नॉर्मली बेसिक लेंथ है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन है 1.5, देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, तो सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया क्या है, ये दे दिया है, मान लीजिए कोई वृत्त है ये, और इसका ये पॉइंट है, यहाँ ये 1.5 r दे दिया, ठीक है, ये वो है, यहाँ पे मान लीजिए, तो एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू मतलब 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू ये रेडियस कितना दिया है 1.5 इंटू 1.5, तो हम क्या सकते हैं a इक्वल टू 22/7 इंटू 50 इंटू 50,
225 हो जाएगा, 12 में दशमलव लग जाएगा, इतना आ गया आपका। इससे आप मल्टीप्लाई करिए। अब ठीक है, इससे मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2.25 है, 22 से मल्टीप्लाई करिए, 10 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ होगी 0.054, ठीक है, ये आ गया 0.594। यहाँ पे 2.22 है, 22 में दशमलव नहीं लगा है, 2 का दशमलव है, 49.50, ठीक है। a इक्वल टू 49.50 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बार जाएगा, पॉइंट में जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, तो इतना आपका मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना अगर 1.5 मीटर है तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 7.07 मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछेगा कि फाइंड सर्किल एंड